विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान से आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी कक्षा 7 के अंतर्गत हमने विज्ञान का ये भाग लिया है और इसका एक पार्ट आपका हो चुका है। क्योंकि उसमें से पूरा पार्ट हो नहीं पाया था, इस नाते आज हमने इसका दूसरा पार्ट लिया है। पार्ट तो एक ही है, लेकिन हम अपने अनुसार इसको दूसरे भाग में विभाजित किए हैं। इसमें यहाँ से आपका चलना है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। अब जंतुओं एवं पौधों में परिवहन की जो प्रक्रिया है, उसमें आप देखिए, परिवहन का मतलब हो गया यहाँ मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय है, रुधिर या रक्त वाहिनियाँ हैं और रुधिर रक्त है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि हृदय, मानव शरीर में जो हृदय है वो गुलाबी रंग का है, त्रिकोणाकार पेशी संरचना है। इसके साथ साथ आकार मुट्ठी के बराबर है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित है और इसके साथ साथ इसमें 4 चैम्बर हैं और 4 कक्ष हैं। ऊपर अलिंद है और नीचे निलय है। जो अलिंद है उसमें दायां है और बायां है, और जो निलय है वो भी दायां है और बायां है। तो इस तरह से एक संरचना भी यहाँ बताई गई है कि दायां और फिर दायां। CO2 युक्त रक्त इस भाग में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस भाग में रहता है, और इस भाग में, बाएं वाले भाग में O2 युक्त इस भाग में रक्त रहता है। हृदय के अंतर्गत 2 संरचनाएं होती हैं, एक संकुचन और शिथिलन। संकुचन क्या है? दोनों का अलिंद निलय का क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन होता है, जिससे हृदय स्पंदन या धड़कन होती है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होती है। फिर आप आ जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है जिसमें संकुचन की प्रक्रिया दी गई है। संकुचन के अंतर्गत देखिए लिखा गया है, रक्त हृदय से पंप होता है और शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भर जाता है। अब यह एक क्रिया प्रणाली या कार्य प्रणाली दी गई है, जैसे समझने का प्रयास करेंगे। CO2 युक्त रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सबसे पहले दाएं अलिंद में जाता है, फिर दाएं निलय में जाता है, फिर वहाँ से CO2 युक्त रक्त फेफड़े में जाता है और फेफड़ा रक्त शुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद और बाएं निलय में पहुंचाता है, और अब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो शरीर के अंगों में भेजा जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, इसको आप यहीं से शुरू करेंगे, CO2 युक्त रक्त से। प्रक्रिया यहीं से शुरू हो रही है, CO2 युक्त रक्त से, और फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। फेफड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त, बायां अलिंद, बायां निलय, ऑक्सीजन युक्त, इस तरह से चल रही है। अब आप आगे बढ़ते हैं तो यह प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा, क्योंकि 68,000 परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़े को अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फुफ्फुस सिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में ले जाती है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि धमनी में आप जानते हैं शुद्ध रक्त और सिरा में आप जानते हैं अशुद्ध रक्त। लेकिन अब इसमें 2 नए चीज़ें हैं, इसको पूछी जाती हैं। फुफ्फुस धमनी अलग हो गई, फुफ्फुस सिरा अलग हो गई। अब आप देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत आप इस चीज़ को देखेंगे, रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत धमनी, सिरा और उसकी केशिकाओं को सम्मिलित किया जाता है। धमनी के अंतर्गत आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि गहरे लाल रंग की दीवारें मोटी लचीली होती हैं और सिराएं हरे नीले रंग की होती हैं, कम गहराई में स्थित होती हैं। और फिर तीसरा लिखा गया है, धमनी एवं सिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। अब बात आ जाती है ब्लड, रुधिर। रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है, एक रुधिर कणिका है और दूसरा रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं हैं और दूसरा
प्लाज्मा है। अब इस चीज़ को आप देखेंगे कि जो कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो विभाजन यहाँ पे देखिए, रुधिर कणिकाओं का लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, और दूसरा पार्ट है प्लाज्मा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका है आरबीसी। आरबीसी के बारे में यहाँ देखा जाता है तो कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, गोल तस्तरीनुमा, दोनों ओर से उभयावतल होता है। हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन इसमें होता है, जिससे इसका रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी मिल जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो इसका आप उत्तर देंगे, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, हीमो नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनका जो जीवन काल है आरबीसी का 100 से 120 दिन है। आरबीसी का निर्माण अस्थियों की अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी भ्रूण में इसका निर्माण यकृत में तथा प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन गया कि आरबीसी का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन तथा CO2 से बंध बनाकर उसका परिवहन करने का कार्य आरबीसी करती है। अब आप पहुंच जाते हैं मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। WBC आरबीसी से बड़ी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं, वर्णक नहीं होता अर्थात ये रंगहीन होती हैं, प्लीहा में बनती हैं। जीवन काल इनका 1 से 4 दिन होता है। ऊंट के रुधिर में आरबीसी अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होता है और 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या पुरुषों में 55 लाख और महिलाओं में 45 से 50 लाख होता है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, वर्क ऑफ WBC। कार्य में आप देखते हैं कि रोगाणु के प्रभावित करने पर WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है, शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाएं का भक्षण करके रुधिर की सफाई करते हैं। 1 घन मिलीमीटर में WBC 5000 से 9000 तक होती है। 1 घन मिलीमीटर में WBC 5000 से 9000 तक होती है। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पर, रुधिर का जमना। तो आप देखते हैं कि रुधिर का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है और नहीं, रुधिर का जमना से पहले भी एक पॉइंट यहाँ पे छूट जा रहा है, उसको देखते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसमें चूंकि आरबीसी WBC हुआ था, ये छूट गया था। इसको देखिए, इसमें आपको ये बताया गया कि बहुत छोटी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, प्लेट नुमा होती हैं, जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख तक होती हैं। रुधिर के थक्का बनने में सहायक होती हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसके बाद अब आप आएंगे रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा को देखते हैं और इससे संबंधित बात करते हैं। रुधिर प्लाज्मा हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल होता है। रुधिर का 55 से 60% भाग तक होता है। इसमें 90% जल होता है। 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ये भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, हार्मोन्स और क्षारीय पदार्थ है। इसके बाद रुधिर का जमना। अब आप आ जाते हैं रुधिर का जमना। तो रुधिर का जो जमना है वह एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर 1868 से 1943 के बीच में रुधिर वर्ग की बात इन्होंने की है। रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, एक प्रतिजन या एंटीजन कहलाता है और दूसरा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाता है।
दो तरह के पदार्थ होते हैं। प्रतिजन या एंटीजन आरबीसी की जीवन कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं और एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया है प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए तथा बी का प्रयोग का संकेत होता है और प्रतिरक्षी में आप देखेंगे प्रतिरक्षी के लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी के अतिरिक्त स्मॉल ए और स्मॉल बी का प्रयोग होता है। मतलब छोटा अक्षर ए तथा बी संकेत का प्रयोग एंटीबॉडी के लिए और कैपिटल ए बी का प्रयोग प्रतिजन के लिए। आगे देखते हैं कि प्रतिजन को दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है और यहाँ देखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि आरबीसी में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा जाता है। अब ये जो बांटने की प्रक्रिया है आप इसको देखिए, यहाँ पर ये बनाया गया है क्रमांक 1 2 3 4 रुधिर वर्ग 4 है ए बी ए बी ओ। प्रतिजन ए बी ए बी और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बी ए कोई नहीं ए और बी। यहाँ आप देख लेते हैं, इस चार्ट को समझने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि ओ सर्वदाता ग्रुप है और ए बी सर्वग्राही ग्रुप है। अब इसमें क्या बताया गया है कि रुधिर वर्ग ए के साथ प्रतिजन ए है और प्रतिरक्षी बी है, बी के साथ प्रतिजन बी है, प्रतिरक्षी ए है। रुधिर वर्ग ए बी के साथ प्रतिजन ए बी है, प्रतिरक्षी कोई नहीं। रुधिर वर्ग ओ के साथ प्रतिजन कोई नहीं है, प्रतिरक्षी ए बी है। फिर अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया है रुधिर के थक्के के समान जमना तभी होता है जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित होते हैं अथवा प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें चर्चा की गई है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो है 4.5 अंश सेंटीग्रेड अर्थात 40 अंश फ़ारेनहाइट पर कांच की प्लास्टिक की वायुरुद्र बोतलों में इसको सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक को संरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। 30 दिन तक ये सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। रक्त आधान के लिए जिसका रक्त लिया जाएगा उसके लिए कौन कौन सी बीमारियों की जांच होगी, इसमें HIV टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी और सी है, विड्राल, सिफिलिस और इसके बाद मलेरिया है। अगर पॉजिटिव परीक्षण आता है तो व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता। इसके बाद फिर यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पे रक्त का आदान और प्रदान। रक्त के आदान प्रदान के अंतर्गत एक चार्ट है रक्त के आदान प्रदान का, जिसमें बताया गया कि रुधिर वर्ग ए जो है ए बी ए बी और ओ। अब इसमें ये बताया गया है कि आदान प्रदान कैसे होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ जो है सर्वदाता है और ए बी जो है सर्वग्राही है। इस तरह से इसको आप समझ लेंगे। फिर आप अगला पॉइंट देखेंगे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन का जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है और 2 प्रकार के जटिल ऊतकों के बने होते हैं, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जो जाइलम है उसको दारू कहते हैं, जो फ्लोएम है उसे पोषवाह कहते हैं। अब इसकी एक विशेषता ये बताई गई है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पोषवाह या फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों में पहुंच जाता है। फिर आप आते हैं जीवों में उत्सर्जन। अगला पॉइंट है जीवों में उत्सर्जन। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदला जाता है और मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा, जिसे शरीर से बाहर निकलना अनिवार्य है। यूरिया की अधिकतम मात्रा से शरीर में यूरेनिया नामक रोग हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है मानव में उत्सर्जन तंत्र।
मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आप देखेंगे मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क है जिसका आकार सेम के बीज के समान है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग मनुष्य में वृक्क है। अन्य उत्सर्जी अंग में त्वचा है, फेफड़ा है, यकृत है, बड़ी आंत है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ देखेंगे अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग। अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आप इस चीज को देखेंगे कि मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है और मूत्र हल्का अम्लीय है। वृक्क खराब होने पर रक्त के अपोहन या डायलिसिस की आवश्यकता होती है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे है पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन देखिए, लैक्टस गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ है। लैक्टस गोंद रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ हैं। आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है। कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ में दूध, लैटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन और हींग। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यहाँ पे है पौधों में जनन। पौधों में जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक अलैंगिक जनन है, दूसरा लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जड़, तना या पत्तियों से होता है और लैंगिक जनन नए पौधे बीजों के द्वारा उगते हैं। जड़, तना या पत्तियों से कैसे होगा? मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। मुकुलन क्या है? पावरोटी को फुलाने में ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है और कुछ ही घंटों में मुकुलन जनन करके वृद्धि करने लगता है। खंडन क्या है? खंडन का मतलब टूट जाते हैं, शैवाल इसमें टूट जाते हैं। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इसी विधि से प्रजनन करते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। सभी पॉइंट आप देखते रहेंगे। डबल रोटी से फफूंद बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस, फर्न आदि के बीजाणुओं द्वारा जन्म होता है। फिर अगला है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन क्या है? जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होना वर्धी प्रजनन है। जैसे शकरकंद और डहेलिया जड़ से संबंधित है। आलू, अदरक, गन्ना तना से संबंधित है। फिर इधर देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनकों की भागीदारी है। पुष्प, फिर इसके बाद पुष्प के भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं जिसे द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का उदाहरण देख लीजिए, गुड़हल, सरसों, मटर, सेम। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता है, मक्का है, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो पुष्प के भाग। देखिए पुष्प के भाग देख लीजिए और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्प के भाग में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब इसमें जो बाह्य दलपुंज है ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है और हरे होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। दलपुंज पुष्प का आकर्षक भाग होता है, सबसे फूला हुआ भाग। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है।
गुड़हल में मिलेगा, सरसों में देखने में मिलेगा। इसके बाद गुड़हल में 5 तक हो सकता है, सरसों में 4 हो सकता है। फिर पुंकेसर, धागे जैसी कई संरचना होती है और ऊपरी हिस्सा फूला होता है, इसे परागकोश कहते हैं। इसमें परागण होता है। पुंकेसर को परागकोश कहते हैं। इसमें परागण होता है। परिपक्व होने पर परागकोश बाहर आ जाते हैं और हवा, पानी, कीट पतंगों, जंतुओं तथा अन्य पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और स्त्री केसर मादा भाग होता है। स्त्री केसर के बारे में यहाँ देखिए संरचना बताई गई है, इसको समझ लीजिए। स्त्री केसर में 3 भाग है। नीचे का फूला हुआ भाग, बीच में अंडाशय और तीसरा अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना। अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिससे मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद अब आप पहुंच जाते हैं परागण। तो जो परागण की क्रिया है, पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण है। और परागण कैसे होगा? वायु द्वारा होगा, जल द्वारा होगा और जंतुओं द्वारा। परागण 2 तरह से हो सकता है, एक स्वपरागण है, दूसरा परपरागण। स्वपरागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। परपरागण क्या है? परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नया चैप्टर आपका नया पॉइंट है कि लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। सभी परीक्षाओं में इसमें भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। तो भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक होते हैं कवक, जीवाणु, यीस्ट जिसे खमीर कहते हैं, यीस्ट का उपयोग लाभदायक भी है, और कीट पतंगे। भोजन को सुरक्षित रखने की विधियों को बताया गया है। 6 विधियों का उल्लेख यहाँ किया गया है। नंबर 1 है सुखाना या निर्जलीकरण, दूसरा है उबालना, तीसरा है ठंडा करना। ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो 3 रूपों में यहाँ संपन्न हो रही है, इसको आप देख लीजिए। जैसे हिमीभूत करना, दूसरा प्रशीतन और तीसरा हिमीकरण से सुखाना। हिमीभूत करना 18 अंश सेंटीग्रेड या इससे नीचे के ताप पर सुरक्षित करना। प्रशीतन में 7 अंश सेंटीग्रेड से 10 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखना। और हिमीकरण से सुखाने में कस्टर्ड पाउडर, सूप, कॉफी इसको सम्मिलित किया जाता है। फिर आप पहुंचते हैं कि चौथा भाग है कि रासायनिक और अन्य पदार्थों का उपयोग करके भी सुरक्षित किया जाता है भोजन को। कुछ पदार्थ रासायनिक सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, सिरका। भोज्य पदार्थों का जो संरक्षण किया जाता है उसमें अतिरिक्त नमक मिला करके, शक्कर, खाद्य तेल। और भोज्य पदार्थों के संरक्षण में इस तरह से जिनका संरक्षण होता है उसमें अचार, मुरब्बा, जेम, जेली, टमाटर और छाछ। फिर है डिब्बाबंदी कैनिंग, मटर या अनानास। पाश्चुरीकरण वाला देखिए, ये महत्वपूर्ण है। पाश्चुरीकरण से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न तो इसके सभी अक्षरों से पूछे जाते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को पहले आधा घंटा 63 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर 15 सेकंड के लिए 72 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। इसके बाद 10 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान पर भंडारण करते हैं, उसको कहते हैं पाश्चुरीकरण। फिर से देख लीजिए, दूध को पहले आधा घंटा 63 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर 15 अंश सेंटीग्रेड के लिए 72 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। इसके बाद फिर 10 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके
ठंडे स्थानों पर इसका भंडारण कर देते हैं। अब अपना अगला पॉइंट आपका है संचारी एवं असंचारी रोग। इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा रोग संचारी है, कौन सा संचारी नहीं है। तो संचारी रोगों में आता है हैजा, चेचक, टीबी, मतलब जो एक दूसरे से फैल जाए। एलर्जी और असंचारी में एलर्जी, उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज। इसके बाद फिर यहाँ कुछ संक्रामक रोगों का नाम और उसके रोगाणुओं का नाम लिखा गया है। जैसे जुकाम के रोगाणु का नाम है राइनो वायरस, चेचक में वारिबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो में पोलियो वायरस, मलेरिया, यहाँ देखिए मलेरिया में है प्लाज्मोडियम मादा मच्छर एनाफिलीज, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू वायरस वाहक ईडीज इजिप्टी मच्छर, चिकनगुनिया आर्बो वायरस वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर। इस तरह से फिर आगे आप इसको देखिए, यहाँ पे पॉइंट नोट किया गया है पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा वैसिलस जीवाणु, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु पिस्सू एवं चूहा के माध्यम से, अतिसार डायरिया जीवाणु, हैजा विब्रियो कालरी जीवाणु बैक्टीरिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम विषाणु जीवाणु कवक और स्पाइरोकीट्स के द्वारा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आपका आ गया ध्वनि को देखिए। वस्तुओं में ध्वनि जो होता है वो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। आघात मतलब पीटना, दूसरा तारों को खींचकर छोड़ना, तीसरा रगड़ना और चौथा फूंक मारने से। तो इसमें देखिए अनुप्रस्थ मतलब क्षैतिज और अनुदैर्ध्य का मतलब लंबवत। यहाँ 2 पॉइंट आप देख रहे हैं। अगर ये आम बनाया गया है, अगर इस तरह से काट रहे हैं तो ये अनुप्रस्थ है, और इस तरह से काट रहे हैं तो अनुदैर्ध्य। क्षैतिज को अनुप्रस्थ और लंबवत को अनुदैर्ध्य। फिर यहाँ कंपन की तरंगें। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंगगति कहते हैं। तरंग के प्रकार अनुदैर्ध्य, लंबवत या अनुलंब, और दूसरा है अनुप्रस्थ या क्षैतिज। अनुदैर्ध्य, लंबवत या अनुलंब में कंपन की दिशा और केचुए की गति को सम्मिलित किया गया है, और इसमें अनुप्रस्थ में कंपन की दिशा गति की दिशा की लंबवत होती है। सांप एवं ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति जो होगी वो अनुप्रस्थ होगी। सांप एवं ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति अनुप्रस्थ होगी। फिर आगे देखिए, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति होती है। इसका मात्रक इकाई हर्ट्ज है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ध्वनि के प्रकार जैसे प्रबल ध्वनि लाउडस्पीकर, मंद ध्वनि कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि, मोटी ध्वनि है और पतली ध्वनि। बिल्ली की आवाज की आवृत्ति कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है। बिल्ली की आवाज पतली और कुत्ते की आवाज मोटी होती है। फिर आप अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, ध्वनि का आवृत्ति के आधार पर विभाजन। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अपश्रव्य या अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, और ऑडिएबल साउंड श्रव्य तरंगे, और अल्ट्रासोनिक साउंड पराश्रव्य तरंगे। तो जो अपश्रव्य हैं 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है। इसको मनुष्य नहीं सुन सकता, हाथी कबूतर सुन सकते हैं। श्रव्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से श्रव्यता परास कहते हैं।
पराश्रव्य 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनि वाली, मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन सुन सकते हैं। ध्वनि का अगला पॉइंट है ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि का जो संचरण है वो 3 माध्यमों से होता है, ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित हो सकती है। ध्वनि का परावर्तन। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। थर्मोकोल, कार्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक हैं। प्रतिध्वनि। परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। गूंज। गूंज को कहते हैं अनुरणन। अनुरणन क्या है? रिवर्बरेशन। और प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। प्रतिध्वनि का उपयोग देख लेते हैं। प्रतिध्वनि का उपयोग जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में, कीटों द्वारा भोजन की खोज में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति को ज्ञात करने में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर अब आप आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है सुस्वर। सुस्वर म्यूजिकल में कोयल की कूक, पपीहे की टेर, संगीत में वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि और ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को 2 भागों यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है, स्थितिज और गतिज। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और गति के कारण उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ प्रत्यास्थ को समझ लेते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज क्या है। इसमें देखिए, अभी आपने देखा था कि ऊर्जा का 2 भाग है, एक स्थितिज है, दूसरा गतिज है। स्थितिज को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यास्थ और दूसरा गुरुत्वीय। किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ कहते हैं। किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष बाण की खींची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण, चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें इसका सूत्र बताएगा mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है? ऊंचाई। तो mgh बराबर वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, W गुणे h। इसके बाद फिर आप आते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण, अब इसका सूत्र है कि गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग, मात्रक इसका है जूल। फिर इसमें है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण लिखा गया है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। अब इसमें देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं कौन सी ऊर्जा का उसमें स्थानांतरण हुआ है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है? भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। अब यहाँ ध्वनि वाला उदाहरण देखिए, जैसे माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। फिर यहाँ देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है उसके अंतर्गत पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है।
फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। फिर आप आ जाएंगे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। मोटर, पंखे आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो रहा है। हीटर, विद्युत केतली में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। बल्ब, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। विद्युत अपघट्ट के विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है, वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश में भी होता है। प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यहाँ तीनों ऊर्जाएं मिल रही हैं। पटाखा जलने पर रासायनिक, ऊष्मीय, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा बदल रही है। जलती मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्यों को आप देखेंगे, जैसे साइकिल चलाने में पेशी ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, पेशी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करती है तथा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विस्फोटक युक्त बम में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आपका आ गया प्रकाश। यहाँ देखिए प्रकाश है। प्रकाश अब किरणों के रूप में उसको समझते हैं तो वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समानांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी, तीनों को आप देख लीजिए। इसकी जो किरणें चल रही हैं समानांतर रूप में है, अभिसारी रूप में है और अपसारी रूप में। समानांतर हैं, ये एक बिंदु पर आ रही हैं अभिसारी हैं, एक बिंदु से फैल रही हैं अपसारी। प्रकाश का परावर्तन अगला पॉइंट है। प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है पालिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पालिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन, समतल चिकने तल पर होने वाला परिवर्तन नियमित है। अनियमित परिवर्तन, खुरदरे तल पर होने वाला परिवर्तन। समतल दर्पण से परावर्तन में आप ये देखिए, चित्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये आपतित किरण इस पर जा रही है, ये परावर्तित किरण जा रही है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और ये देखिए अभिलंब है। आदर्श दर्पण, यहाँ अगला पॉइंट है, आदर्श दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर देती है। फिर अब आप यहाँ देखिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना, एक लिखा गया है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा लिखा गया है आभासी प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब लिखा गया है उसको पहले देखिए। किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं और यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा समतल दर्पण पर, यही प्रश्न पूछा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो समतल दर्पण पर होता है सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, आभासी रूप से मिलती प्रतीत होती हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो किया जा सकता इसको, और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब इसमें आभासी होता है। फिर आप देखते हैं पार्श्व परिवर्तन, एक प्रश्न है, पार्श्व परिवर्तन या दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब। रीजनिंग में भी आप इस प्रश्न को देखते हैं कि जैसे एम्बुलेंस यहाँ लिखा गया है और बीच में समतल दर्पण है तो ये ई पहले शुरू हो जाएगा, और इस तरह इसी नाते
उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस के सामने, जिससे आगे जो वाहन चल रहा है उसको देखने वाला जो ड्राइवर है पीछे देखेगा तो ये उल्टा लिखा रहेगा तो सीधा दिखाई देगा, सीधा लिखा रहेगा तो उल्टा दिखाई देगा। इस नाते सीधा नहीं लिखा जाता, उल्टा लिखा जाता है जिससे सीधा दिखाई दे। रेड है तो इस तरह से DER हो गया। दोनों चीज़ें पलट जा रही हैं, साइड भी पलट जा रही है और ऊपर से नीचे भी पलट जा रहा है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर AMIMOTUVWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। अर्थात V उसी तरह रह जाएगा, A उसी तरह, मतलब ये 11 अक्षर उसी तरह रह जाएंगे। अर्थात इन अक्षरों का पार्श्व चित्र एक ही रहता है, अर्थात बना रहता है। फिर आपका अगला पॉइंट है बल। बल वह धक्का जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। बल के दो पार्ट हैं, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। जो संपर्क बल है उसे दो रूपों में जाना जाता है, पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल में गुरुत्वीय बल है, चुंबकीय बल है, विद्युतीय बल है। अब हम कुछ सरल मशीनों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें उत्तोलक है, पेंच या स्क्रू या जग है, झुका तल, नत समतल या अवनत तल, इसके बाद है घिरनी और इसके बाद है पहिया और धुरी। इसके बाद यहाँ देखिए जो आपका उत्तोलक है, उत्तोलक को समझना होता है क्योंकि उत्तोलक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आलम्ब, आयास, भार। उत्तोलक में तीन चीजें होंगी, एक आलम्ब है, एक आयास है, एक भार है। आलम्ब क्या है? केंद्र जो उसका हिस्सा है वो आलम्ब है। जहां पर बल लगाया जाता है कार्य करने के लिए आयास है, और जहां से बोझा उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रथम प्रकार में देखते हैं, आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है। आयास और भार के मध्य में आलम्ब होता है। तो अब जैसे आप हैंडपंप देखते हैं, ये हैंडपंप बना हुआ है। अब यहाँ पर बल यहाँ लगाया जाएगा तो पानी निकलेगा। तो यहाँ बीच में आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है, बीच में आलम्ब है, आलम्ब जुड़ा हुआ है और यहाँ बल लगाया जा रहा है, और बल लगाने के बाद जो है यहाँ से कार्य हो रहा है, भार उठ रहा है। तो यहाँ भार हो गया जहाँ से पानी उठ रहा है, जहाँ से जुड़ा है, जुड़ा हुआ हिस्सा उसका केंद्र है या उसका आलम्ब है, और यहाँ पे भार बल लगाया जा रहा है। तो भार और बल के बीच में आलम्ब है, मतलब हैंडपंप और कील निकालने वाली हथौड़ी और कैंची। कैंची को भी आप देखते हैं, इस तरह से आपकी कैंची है और इसमें भी आप देख रहे हैं आलम्ब बीच में है, यहाँ बल लगाया जा रहा है, यहाँ से कार्य हो रहा है। फिर आप देखते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार जो होगा आलम्ब आयास के मध्य होगा। सरवता इसमें याद करेंगे। पहले वाले में देखिए मुख्य उदाहरण कैंची याद करेंगे, और दूसरे वाले मुख्य उदाहरण सरवता याद करेंगे, और तीसरे वाले में मुख्य उदाहरण चिमटा याद करेंगे या चिमटी याद करेंगे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक की क्या विशेषता है कि आयास, भार और आलम्ब के बीच में होता है, और चिमटी और चाकू। स्थिर विद्युत, यह पॉइंट है स्थिर विद्युत। इसमें क्या है, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। यह आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है, अर्थात गति नहीं करता। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकाशीय विद्युत या तड़ित का सर्वप्रथम अध्ययन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण बादल अवशोषित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और ऊपरी बादल धन आवेशित और नीचे के बादल ऋण आवेशित हो जाते हैं। तड़ित आघात, बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। आवेशों का विसर्जन 0.1 सेकेंड में होता है। तड़ित चमक के स्थान पर ताप 30,000 अंश सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
अब यहाँ तड़ित आघात, जो बिजली चमकती है और उसका जो आघात होता है, उसका कुछ लाभ भी है और हानि भी है। हानि क्या है? भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है। विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना होती है। लाभ क्या है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं और यह पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तड़ित आघात का लाभ और हानि। तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परावर्तित कर देती है और ओजोन सूर्य से आने वाली घातक विकिरणों की हमारी रक्षा करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है तड़ित चालक। तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। तांबे की ये बनी होती है। फिर अगला पॉइंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। आवेश बटा समय का मात्रक है कूलाम। फिर है जल। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल है, 97% समुद्र में है, 2% ग्लेशियर में है, 1% भूमिगत जल नदी तालाब में है। जल विद्युत अपघटन करने पर H2 + O2, H2 में 2 परमाणु हाइड्रोजन के और O2 1 परमाणु ऑक्सीजन। जल का भौतिक एवं रासायनिक गुण। जल का क्वथनांक बहुत पूछा जाता है, हिमांक पूछा जाता है। तो क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड है और हिमांक इसका 0 अंश सेंटीग्रेड है। सामान्यतया कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो सघन हो जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, परंतु जल ठोस में बदलने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। जल का अधिकतम घनत्व, ये भी बहुत पूछा जाता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 अंश सेंटीग्रेड ताप पर होता है। फिर आपका अगला पॉइंट है वायु। ये भी बहुत पूछा जाता है कि वायु में नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, अन्य गैसें कितना है। तो क्रमशः 78%, 21%, 0.03%, 0.97% ये आपका हो गया। फिर अगला पॉइंट है स्थान एवं समय के परिवर्तन के साथ वायु में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक होती है। CO2 गैस आग की बुझाने में सहायक होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। गैस छोटे छोटे हैं, लगता है कि ये हमको आता है, लेकिन इस पर अभ्यास नहीं होने पर प्रश्न गलत हो जाता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया है गैसीय CO2 को -57 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतन या रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। सोडा वाटर, कोला तथा अन्य झागदार पेय में जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो बुलबुले CO2 के होते हैं। अग्निशमक यंत्र बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन होता है और इसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। बर्तन के अंदर छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट, इसको याद रखेंगे। उपयोग के समय सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इसके बाद फिर आप देखते हैं स्रोत, वायुमंडल में मिलने वाले पदार्थ जैसे धुआं, काष्ठ, तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस दहन, इससे CO2 और N2O निकलेगी। ईंधनों का अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस से CFC निकलेगी। कागज के निर्माण से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, बार बार ये पूछा जाता है कौन कौन सी गैसें इसमें हैं, कौन इसमें नहीं है। तो CO2, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिए है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन में आप देखते हैं क्या है। एसिड रेन में अम्ल वर्षा में 2 चीजें हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप जल सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। इस तरह से कक्षा 7 का NCERT विज्ञान का 2 पार्टों में अध्ययन पूरा हो गया। इसको आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।
बहुत बेसिक प्रश्न इसमें से जरूरी हैं। अगर ये चीज़ें आप सुनने में समझने में असफल हो जाते हैं तो फिर आपके प्रश्न अभी और कठिन भी होंगे जैसे जैसे ऊपर स्तर उठेगा। इस नाते इसको आप देखिए, सुनिए, समझिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।